Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about osmoregulation and thermoregulation. These are the two aspects of homeostasis. We studied about homeostasis earlier, that it is actually maintaining the internal environment constant. Osmoregulation is maintenance of amounts of water and salts in body fluids. What are body fluids? Blood and tissue fluids. बॉडी के जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं जो कि ब्लड से आते हैं और सेल्स के अराउंड कितना वाटर है और कितना सॉल्ट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिटरमिन्स कि वाटर किधर मूव करेगा. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Osmoregulators are the organisms which maintain internal osmotic concentration different from the surrounding medium. कि इर्द गिर्द चाहे जो भी हालात हो, ऑस्मोरेगुलेटर्स अपने सेल्स के लिए अपने बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं. अब पढ़ा हुआ आपने है, फिर रिवाइज करते हैं कि कंसंट्रेशन 3 तरह की होती है: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. आइसोटोनिक क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जब सेल के अंदर और सेल के बाहर एक जैसी कंसंट्रेशन हो सॉल्ट्स और वाटर की, यानी सॉल्ट और वाटर का बैलेंस अंदर और बाहर मेंटेन हो. तो जितना वाटर ऑस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर आएगा उतना ही सेल से बाहर जाएगा. इन दिस वे द सेल्स आर गोइंग टू मेंटेन देयर साइज एंड शेप एंड ऑस्मोटिक बैलेंस. हाइपरटोनिक क्या सिचुएशन होती है? ऐसा सोल्यूशन जो सेल के बाहर हो. एक्चुअली ये जो टॉनिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की होती है ये अकॉर्डिंग टू द साइटोप्लाज्म होती है. अगर साइटोप्लाज्म से ज़्यादा सॉल्ट्स सेल के बाहर हों, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, वाटर की परसेंटेज कम हो आउटसाइड द सेल एज कम्पेयर टू इनसाइड, तो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक. अब क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर की परसेंटेज कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, सो वाटर का एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल बन जाता है एंड वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. एज अ रिजल्ट क्या होता है? सेल्स श्रिंक हो जाते हैं. वाइल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज़्यादा हो और सॉल्ट्स कम, यानी डाइल्यूट हो. साइटोप्लाज्म के लिहाज से अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो बाहर, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. साइटोप्लाज्म के लिहाज से बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक. और जितनी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की है उतनी ही बाहर हो तो वो कहलाता है आइसोटोनिक. व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो फिर क्या होता है? बाहर वाटर ज़्यादा है, उसके मुकाबले में अंदर वाटर की परसेंटेज कम है. दैट इज वाई वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिससे सेल्स इवन बर्स्ट भी हो सकते हैं. ये वो डायग्राम है जो आपने 9th में भी पढ़ी थी. दैट इज व्हेन एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर शेप इज नॉर्मल. फॉर एग्जांपल ये आरबीसी जिसकी बायकनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसकी शेप मेंटेन रहेगी क्योंकि जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है. इक्विलिब्रियम है. Outside the cell and inside the cell, the concentration of salt and water is same. Hypotonic solution में क्या होता है कि बाहर ज़्यादा dilute solution होता है. So, due to more water outside, it is going to move inside. Bulk movement water की अंदर की तरफ हो रही है. Cells पहले enlarge हो जाएंगे, filled हो जाएंगे water से और फिर burst भी हो जाएंगे क्योंकि cell membrane डेलिकेट है, वो नहीं रेजिस्ट कर सकती टू मच प्रेशर को. ठीक है जी. सो सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल्स बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रेड ब्लड सेल्स को रखा जाए तो क्या होता है कि बाहर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, वाटर अंदर ज्यादा है बाहर कम है, इसलिए वाटर इज गोइंग टू मूव आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. दे विल श्रिंक एंड दे विल बिकम श्रिवल्ड. जस्ट फॉर रिमाइंडर, प्लांट सेल्स में क्या होता है? आमतौर पे प्लांट सेल्स जिसको अच्छी तरह पानी दिया गया है उनके इर्द गिर्द ब्लड तो नहीं होता, उनके इर्द गिर्द तो वाटर होता है.
सो बहुत ज़्यादा वाटर सेल्स के अंदर घुस जाता है और वो सेल पूरी तरह स्वेल कर जाते हैं, फटते नहीं। क्यों नहीं फटते? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड सेल वॉल है। ऐसे सेल को कहते हैं टर्जिड। अगर वाटर थोड़ा कम हो जाए आउटसाइड द सेल तो वाटर लॉस भी होता है। ठीक है जी, अब वाटर आ भी रहा है, वाटर जा भी रहा है, तो ऐसा सेल जरा ढीला सा हो जाता है, इसको कहते हैं फ्लैसिड। और अगर सेल को रखा जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, देन व्हाट हैपेंस, इसमें से बहुत ज्यादा वाटर बाहर चला जाता है और वो सेल श्रिवल हो जाता है, लेकिन बाहर से तकरीबन वैसे ही लगता है, सेल वॉल वैसी रहती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गई है और सेल वॉल से अलग हो गई। इस सिचुएशन को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हाट हैपेंस इन ह्यूमन बॉडी, that the osmoregulation is responsible for maintaining the water content of the blood normal. अगर हमारी बॉडी में, ब्लड में हम सॉल्ट ज़्यादा ले लें तब भी हमारा ब्लड का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। इफ़ वी ऐड मोर सॉल्ट इन आवर बॉडी, ज़्यादा हम नमकीन चीज़ें खा लें तो ब्लड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसके मुकाबले में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, ब्लड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा टू मच सॉल्ट से। और अगर स्वेटिंग हो, स्वेटिंग में क्या होता है, वाटर ज़्यादा रिमूव होने शुरू हो जाता है बॉडी से। अगर स्वेटिंग और साथ हम ज़्यादा पानी ना पिए तो भी क्या होगा, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। दोनों सूरत हाल में वाटर कंटेंट जो ब्लड का लो हो गया है, इसको डिटेक्ट किसने करना है, ब्रेन ने। ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है वो डिटेक्ट करता है और वो प्रोड्यूस करता है ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन गोज टू द ब्लड एंड रीचेस किडनी। और किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि किडनी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, high volume of water reabsorption by kidney takes place, then the urine which is produced is less. यूरिन आउटपुट लो हो जाता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर गर्मियों में आप पानी ना पिए, फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में रोजे में अगर आपने असर के बाद, यू कैन सी दैट यूरिन आउटपुट इज लो एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज वेरी मच कंसनट्रेटेड। उसका कलर भी डार्क हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। उस वक्त हमारी बॉडी में ADH प्रोड्यूस हो रहा होता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा होता है। ठीक है जी, इससे क्या होता है कि वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड बिकम्स नॉर्मल। अच्छा, अब इसकी ऑपोजिट सिचुएशन क्या है, इफ यू ड्रिंक टू मच वाटर, एक वक्त में हमने 1 घंटे के अंदर 4-5 ग्लास पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड का वाटर कंटेंट हाई हो जाएगा। अगेन इसको डिटेक्ट कौन करेगा, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, और वो क्या करेगा, वो ADH की प्रोडक्शन को कम कर देगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन बिकम्स लेस। जब ADH कम होगा तो जाहिर सी बात है रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने कहा कि ADH का काम है रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ADH नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द नॉर्मल वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ये है बेसिक ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ वी कम टूवर्ड्स थर्मोरेगुलेशन. Thermoregulation is maintenance of internal body temperature. We are going to specifically restrict thermoregulation to human body, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है कि एनिमल्स में और प्लांट्स में बहुत तरह से बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से थर्मोरेगुलेशन हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस हियर। क्यों थर्मोरेगुलेशन होती है, बिकॉज द एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर वेरी मच टेम्परेचर सेंसिटिव। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेहतरीन काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आवर एंजाइम्स इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम होगा तब भी काम सही नहीं कर सकेंगे, इससे ज़्यादा होगा तब भी ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, डीनेचरेशन शुरू हो जाएगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए। इसलिए अगर कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स बर्न होते हैं तो वहाँ के एंजाइम्स और प्रोटीन्स पूरी तरह ख़राब हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर्स पूरी बॉडी में हैं, मोस्टली स्किन पे भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और जो हमारा थर्मोस्टेट है वो है हाइपोथैलेमस। हमारे घरों में बहुत सारे थर्मोस्टेट होते हैं, गीज़र के ऊपर थर्मोस्टेट लगा होता है, उसके घुमाते हैं तो वार्म पे, हॉट पे, वेरी हॉट पे सेट कर सकते हैं। हमारे फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 पे कोल्डेस्ट होता है, 1 पे लीस्ट कोल्ड होता है।
हमारे एसी के अंदर थर्मोस्टेट होता है, हम उसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं कि हमने किस टेम्परेचर पे उसको सेट करना है। सो थर्मोस्टेट क्या करता है, एक टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं हमने। जैसे अगर हमने एसी का थर्मोस्टेट 26 पे सेट किया है तो वो 26 ही रूम टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसी तरह हमारी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है वो थर्मोस्टेट अपना सेट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय द मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है कि जो चीज जिसको शुरू करी उसके खिलाफ काम हो। यानी अगर बॉडी कूल हो रही है तो उसको गर्म करना है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, अगर बॉडी गर्म हो रही है तो उसको ठंडा करना है ताकि उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। दिस इज अ सिंपल स्कीमेटिक स्केच ऑफ थर्मोरेगुलेशन। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, जो व्हाइट लाइन है ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। रेड क्या शो कर रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है। अब हाइपोथैलेमस ने बॉडी को मैसेज देना है कि वो बॉडी को कूल करे। दो मेन काम होते हैं बॉडी को कूल करने के लिए, वेजोडाइलेशन यानी कि स्किन की ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती हैं, खुली हो जाती हैं, उनमें ज्यादा ब्लड गुजरता है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर आप गर्मी में ज्यादा देर रहे हैं तो मुंह लाल हो जाता है, क्योंकि स्किन की तरफ ब्लड ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है ना। और यूं लगता है जैसे जिस्म से आग निकल रही है। बॉडी की हीट निकालनी होती है, इसलिए स्किन की ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती हैं, खुली हो जाती हैं, ताकि स्किन के करीब से ज्यादा ब्लड गुजरे और उसकी हीट निकलती चली जाए। दूसरा काम क्या होता है साथ ही, स्वेटिंग। स्वेटिंग से क्या होता है कि कूलिंग मैकेनिज्म होता है। स्वेटिंग इज इवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म। जब व्हेन वी प्रोड्यूस स्वेट, जब हमें पसीना आता है और जब वो इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। इसीलिए आपने नोट किया होगा, अगर बिजली गई हो और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, फिर जब बिजली जैसे ही आती है पंखा चलता है तो बहुत कूलिंग महसूस होती है। लेकिन एक मौसम होता है बारिशों वाला, गर्मी और बारिशों और हब्स वाला मौसम, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हुई होती तब पसीना बहता रहता है लेकिन बॉडी कूल नहीं होती, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वो स्वेट अच्छी तरह इवेपोरेट नहीं करता। स्वेट जब तक इवेपोरेट ना करे बॉडी कूल नहीं होती। बहरहाल स्वेटिंग इज अ वे ऑफ कूलिंग द बॉडी। अब वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग ये दोनों प्रोसेसेस कूलिंग प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा। द ऑपोजिट सिचुएशन इज दैट इन विच द एक्सटर्नल फैक्टर इज कोल्ड। ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रहा है लो टेम्परेचर को। अगेन हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट डिटेक्ट करेगा इस टेम्परेचर को और उसके लिहाज से दो जगह काम करेगा। सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन, स्किन की ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, या बॉडी के वो हिस्से जो ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, खासतौर पे हाथ पांव, उनकी ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और उनकी तरफ खून कम से कम जाएगा। आपने देखा होगा सर्दियों में, अगर खासतौर पे छोटे बच्चों पे अगर उनको बहुत ठंड लगे तो उनके फेस बिल्कुल पेल हो जाते हैं, होंठ नीले हो जाते हैं या हाथ बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, उनमें लगता है खून फ्लो ही नहीं कर रहा। तो वो जो है क्या होता है, उस टाइम पे उन एरियाज में ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई वहाँ बहुत कम हो जाती है, ताकि जो वार्म ब्लड है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ रहे और वाइटल ऑर्गन्स को वार्म ब्लड मिलता रहे। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, शिवरिंग। शिवरिंग से हीट जनरेट होती है। मसल्स जब भी एक्टिविटी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन दे प्रोड्यूस हीट। गर्मियों में अगर भागे दौड़ें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दियों में अगर भागे दौड़ें तो बॉडी गर्म हो जाती है। इसी तरह अगर हम भाग दौड़ नहीं रहे और हमें सर्दी लग रही है तो हाइपोथैलेमस sends the message to the muscles and they start a reflex which is shivering। कपकपाहट शुरू हो जाती है, मसल्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, दांत बजने शुरू हो जाते हैं वगैरह, ठीक है। उसके साथ एक तीसरा काम भी होता है कि जो हमारे स्किन के ऊपर स्मॉल हेयर होते हैं, दे इरेक्ट विद द हेल्प ऑफ मसल्स विच आर अटैच टू देम, इरेक्टर पेलाए, और वो हमारी जो फर की तरह थोड़े से जब हेयर खड़े हो जाते हैं तो वो रोंगटे खड़े होना जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है। जिन एनिमल्स को अल्लाह ताला ने ज़्यादा फर दी है वो सर्दियों में अपनी सारी फर को इरेक्ट कर लेते हैं। बिल्लियों को आपने देखा होगा जब ज़्यादा सर्दी में बैठी हो तो पूरी फ्लफी सी लगती हैं, वो अपनी सारे फर को इरेक्टर पे लाए से इरेक्ट कर लेती हैं, तो वो एक
थिक ब्लैंकेट बन जाता है उनके अराउंड जो उनकी बॉडी हीट को ट्रैप करके रखता है. सो इन सारे चेंजेस से क्या होता है, द बॉडी बिकम्स वार्म एंड नॉर्मल टेम्परेचर इज मेंटेन्ड. दिस इज अनदर फ्लो चार्ट ऑफ द सेम थिंग. होम्योस्टेसिस क्या है टेम्परेचर के लिहाज से कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 36 to 38 के दरमियान मेंटेन रहे. इफ द टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल, thermoregulation center, that is hypothalamus in brain, is activated. Sweat glands secrete sweat that evaporates, cooling the body, while blood vessels in skin dilate and heat escapes. As a result, the body cools and temperature is maintained. If the body becomes cool, temperature falls below normal. Thermoregulation center hypothalamus in brain is activated. Blood vessels in skin constrict, minimizing heat loss. Skeletal muscles rapidly contract, causing shivering, which generate heat, and body temperature is maintained. This is another flow chart of the same thing with a greater detail. होम्योस्टेसिस क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना. व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स हाई, तो हमारे सेंसर्स जो हैं वो थर्मोरिसेप्टर्स हैं विच सिग्नल द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंटीग्रेटर क्या है, हाइपोथैलेमस, जो कि कूलिंग सिस्टम्स को टर्न ऑन करता है. कूलिंग सिस्टम्स क्या है, इफेक्टर्स, दो तरह के इफेक्टर हैं. स्किन ब्लड वेजल्स जो कि डायलेट करती हैं, which increase blood flow to skin, thermal energy is lost from the skin. The other effector is sweat glands, which initiate sweating. Evaporation of sweat causes cooling. Result क्या है, body temperature decreases, hypothalamus turns off cooling system. ठीक है, उसके साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हो सकती हैं कि हम हल्के कपड़े पहने, हम ठंडी जगहों के ऊपर जाने की कोशिश करें, हम वी टेक शॉवर और बाथ, मतलब ड्रिंक कूल वाटर वगैरह. वो ब्रेन के साथ और भी बहुत सारे बिहेवियर्स एसोसिएटेड हैं. अगर आप एनिमल्स को देखें, उनके अंदर भी बहुत तरह के बिहेवियर्स होते हैं कि दे फाइंड कूल प्लेसेस एंड कूल शेल्टर्स एंड दे ड्रिंक वाटर एंड दे परफॉर्म पैंटिंग एट्सेट्रा. इफ द बॉडी टेम्परेचर बिकम्स लो, एक तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ये है कि बहुत सारे कपड़े पहन लें, हीटर ऑन कर लें, गर्म जगह पे चले जाएं, अपनी बॉडी को अपने करीब, अपने आर्म्स और लिम्स को करीब कर लें ताकि बॉडी हीट बॉडी के पास ही रहे. अच्छा, सेंसर्स क्या है, थर्मोरिसेप्टर्स विच सिग्नल अ डिक्रीज इन टेम्परेचर. इंटीग्रेटर क्या है, हाइपोथैलेमस विच टर्न्स ऑन वार्मिंग सिस्टम्स. इफेक्टर्स दो तरह के हैं. Skin blood vessels, they constrict, they decrease blood flow to skin, they reduce thermal energy loss from the skin. दूसरा effector क्या है, skeletal muscles which start to contract. This shivering generates energy production. The body here becomes erect to conserve thermal energy. ठीक है जी. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि body temperature increases, hypothalamus turns off warming system, and homeostasis is maintained. So this is briefly all about osmoregulation and thermoregulation.